नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आइए सीधे आज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बेहद बड़ी खबर से। इसको नकारात्मक मत मानिएगा, ये कम से कम हमें सतर्क करने की एक कोशिश के तौर पर जुड़ी है, कुछ इस तरह से समझिएगा। और ये खबर जुड़ी है कोरोना की तीसरी लहर से, और ये चेतावनी वाली खबर ये कह रही है कि कोरोना की तीसरी लहर जो है उस पर जो व्यू आया है, एक्सपर्ट व्यू, वो है दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का। उन्होंने चेतावनी जारी की है। चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगर कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया, तो तीसरी लहर 6 से 8 हफ्तों में पूरे देश पर अटैक कर सकती है। अगर बाजारों या टूरिस्ट स्पॉट पर लगने वाली भीड़ को नहीं रोका गया तो कोरोना की तीसरी लहर को रोकना नामुमकिन होगा। हालांकि डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि अभी तक ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं कि कोरोना की तीसरी लहर बड़ों से ज्यादा बच्चों को प्रभावित करेगी। एम्स डायरेक्टर की ये चेतावनी बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि इससे पहले भारत के महामारी विशेषज्ञों ने पहले सितंबर-अक्टूबर तक कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जताई थी। अब सवाल ये भी है कि आखिर क्या तीसरी लहर को रोकना असंभव है? विशेषज्ञों की माने तो 4 उपाय तीसरी लहर का असर कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसके लिए 4 उपाय करना बहुत जरूरी है। पहला उपाय देखिए, गौर से सुनिए भी, भारत की ज्यादा से ज्यादा आबादी का वैक्सीनेशन करना होगा। लोगों को कोविड गाइडलाइंस का पालन करना होगा। ऐसे इलाकों की मॉनिटरिंग करनी होगी जहां कोरोना केस तेजी से बढ़ रहे हैं। और चौथी और महत्वपूर्ण बात है, जहां कोरोना पॉजिटिव मरीज 5% से ज़्यादा हैं, वहां कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किए जाएं। तो सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है जिससे हमने शुरुआत की है, क्योंकि तीसरी लहर झेलना बहुत कठिन इस मायने में होगा कि न सिर्फ सेहत बल्कि आर्थिक सेहत, इन दोनों पर कोरोना किसी बहुत विषधर सर्प की तरह वार करता है और हम धराशायी हो जाते हैं। तो ये चेतावनी है डॉक्टर गुलेरिया की, एम्स के डायरेक्टर दिल्ली। हम आपको ये भी बता रहे हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं जिनसे कोरोना की लहर को, तीसरी लहर को रोका जा सकता है। पहली लहर का पीक 16 सितंबर 2020, दूसरी लहर का पीक 6 मई 2021 और संभावित लहर जो है वो अगस्त सितंबर 2021। आप देखिए हम कितने नजदीक खड़े हैं, भले ही यह आशंका है। राजधानी भोपाल को सुशासन में, गुड गवर्नेंस में पहला स्थान मिला है, वहीं रायपुर को दूसरा स्थान मिला है। अच्छी बात है कि दोनों ही राज्यों ने इसको आपस में बांटा है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने यह सूची जारी की है। उधर दिल्ली को चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। शहरों की शासन रैंकिंग की गुणवत्ता के लिए 5 मापदंडों का उपयोग किया गया था: सेवाएं, वित्त, प्रौद्योगिकी, शहरी नियोजन और समग्र शासन। इधर ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के मुताबिक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर 8वें सर्वश्रेष्ठ राजधानी के तौर पर शामिल है। यानी वो देश में जो उसकी पोजीशनिंग है वो 8वीं श्रेष्ठ राजधानी के तौर पर है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स पर स्कोर निर्धारित करने के लिए 4 पैरामीटर्स का उपयोग किया गया है: जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक क्षमता, स्थिरता और नागरिकों की धारणा। तो बधाई मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन दोनों राज्यों को, सरकारों को और जनता को बधाई कि गुड गवर्नेंस और सुशासन में भोपाल ने पहला स्थान, रायपुर ने दूसरा और 8वीं श्रेष्ठ राजधानी का खिताब रायपुर को। कांग्रेस की तरफ से शहरों के नाम बदलने की मांग शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं। पहले ग्वालियर, तो अब इंदौर का नाम बदलने की मांग कांग्रेस की तरफ से उठी है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर सज्जन सिंह वर्मा ने इस मुद्दे को उठाया है। हालांकि ग्वालियर के नाम बदलने के मसले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी का भी बयान सामने आया है, वो इसके पक्ष में नहीं है। लेकिन कांग्रेस में उठ रही मांगों के पीछे कुछ तो है। क्या है, देखिए ये रिपोर्ट।
नाम बदलने को कांग्रेस बेचैन, बीजेपी से आगे निकलने की होड़, ग्वालियर के बाद इंदौर के नाम पर सियासत, शहरों के नाम के पीछे क्या है सियासत। रानी लक्ष्मीबाई रखें, ग्वालियर में क्या रखा है, रानी लक्ष्मीबाई रखें, क्योंकि जब ग्वालियर की बात निकली तो मैं इंदौर रहता हूँ। मैंने कहा भाई देवी अहिल्या माता हमारी, उनका शासन प्रबंध, उनकी न्यायप्रियता पूरे भारत में प्रसिद्ध है। और इंदौर तो कम पर्यायवाची शब्द देवी माँ देवी अहिल्या ही है, तो क्यों ना देवी अहिल्या माँ के नाम पे ही इस नगर का नामकरण कर दिया जाए। ये राग नया नहीं है, लेकिन इसका सुर जरूर बदला हुआ है। कहने का मतलब ये है कि नाम बदलने की सियासत का श्रेय बीजेपी को जाता है। चाहे इलाहाबाद को प्रयागराज करना हो या मुगल सराय को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, सब जानते हैं बीजेपी ही इसके पीछे रही है। मध्य प्रदेश में भी होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम हो गया है। ये मुद्दा भी बीजेपी ने ही गरमाया था। और प्रदेश में ही हलाली नदी ईदगाह हिल्स के नाम को बदलने को लेकर भी बीजेपी मुखर दिखी है। लेकिन अब कांग्रेस भी कुछ जगहों के नाम बदलना चाहती है। पार्टी इंदौर का नाम अहिल्याबाई के नाम पर रखने की वकालत कर रही है, तो इससे पहले ग्वालियर के नाम बदलने को लेकर भी कांग्रेस मुखर दिखी है। कांग्रेस वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर ग्वालियर का नाम रखने की मांग कर रही है। पवित्रा कुमारी चौहान की कविता में लिखा है, उसने साफ कहा है कि किसने गद्दारी की और किसने रानी लक्ष्मीबाई की शहादत दिलाई। पवित्रा कुमारी चौहान की कविता में लिखा है, उसने साफ कहा है कि किसने गद्दारी की और किसने रानी लक्ष्मीबाई की शहादत दिलाई। ग्वालियर के बाद इंदौर के नाम को बदलने का मुद्दा कांग्रेस ने उछाला है, तो इस पर बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई। पहले सुनिए बीजेपी का बयान, फिर आपको बताएंगे कि कांग्रेस शहरों के नाम के पीछे क्यों पड़ी है। 70 सालों से कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तब कांग्रेस के नेताओं को महापुरुषों की याद नहीं आई। महापुरुषों के नाम पे महानगरों के नाम बदलने की ये राजनीति जो है, ये अवसरवादिता की राजनीति है। आजकल कांग्रेस पार्टी के नेता जिनके पास काम नहीं है, उन्होंने एक तरीका अख्तियार कर लिया है कि इस तरह के बयान हवा में उछाल दो जिनका कोई औचित्य नहीं हो पर चर्चित हो जाए। शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा है, पर सियासत कहती है नाम में भी सब कुछ रखा है। वैसे इंदौर का इतिहास पलटें तो पहले इसका नाम इंद्रपुरी था, फिर मराठी अपभ्रंश में इसे इंदूर बुलाया जाने लगा। बाद में अंग्रेजों ने इसे अंग्रेजी में इंदौर नाम दिया, इस तरह ये इंदौर हो गया। इसी तरह ग्वालियर नाम के पीछे भी वजह है। ग्वालिपा संत के नाम पर ग्वालियर का नाम पड़ा। जानकारों की माने तो कांग्रेस बीजेपी से मुद्दा छीनने की कोशिश में है, क्योंकि स्थानीय चुनावों में बीजेपी का ये फॉर्मूला कई जगहों पर कारगर साबित रहा है। ये ऐसा मुद्दा है जिससे ध्रुवीकरण आसानी से हो जाता है, बाकी मुद्दे इसके पीछे चले जाते हैं। अब सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस को बीजेपी के उन मुद्दों से खतरा है जिसे दिग्विजय सिंह के हालिया बयान से जोड़कर उठाया जा सकता है। क्या कोरोना को लेकर बीजेपी सरकार के काम के आगे कांग्रेस का मुद्दा कहीं कमजोर दिखता है, या फिर कांग्रेस महंगाई, कोरोना के साथ साथ नाम बदलने की सियासत को भी अपने मुद्दे में शामिल करना चाहती है, इसलिए कांग्रेस नेता बीजेपी से एक कदम आगे आकर बयानबाजी कर रहे हैं। जो भी हो, लेकिन नाम बदलने के पीछे सियासत तो है ही। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। शेक्सपियर कहते हैं नाम में क्या रखा है। हिंदी फिल्म का एक चर्चित गीत कहता है कि जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, और एक शेर ये कहता है कि बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। यही तो वो सियासत की जलेबी है जिसको पहले खूब उलझाइए, खूब जटिल बनाइए, लेकिन उसके बाद जो रस निकलता है वो तो कंसर्निंग पार्टी के फ़ायदे में ही जाता है। तो चलिए बनाइए जलेबी, उलझाइए और ले जाइए फ़ायदा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ये खबर उन लोगों को थोड़ा निराश कर सकती है जो मध्य प्रदेश में सत्ता में भागीदारी का इंतज़ार कर रहे हैं, यानी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, वो भी बीजेपी के। बीजेपी के अंदर से छन कर आई खबरों के मुताबिक निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर कई मुद्दों पर पेंच फंसा हुआ है। खासतौर पर कांग्रेस से आए नेताओं पर सहमति बनाने में दिक्कतें आ रही हैं, और यही वजह है कि जो लोग ये उम्मीद लगाकर बैठे थे कि वो घड़ी आ गई, उन्हें अभी इंतज़ार करना पड़ सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। निगम मंडल पर उलझे तार, अभी और इंतजार, कई मुद्दों पर फंसा पेच।
राजनीतिक पुनर्वास का इंतजार कर रहे नेताओं के इंतजार की घड़ियां खत्म ही नहीं हो रही है। इंतजार निगम मंडल में लाल बत्ती का है। हालांकि लाल बत्ती अब गाड़ी पर नहीं लगती है, लेकिन यहाँ लाल बत्ती का मकसद रुतबे से है। दमोह उपचुनाव के बाद से ही चर्चा है कि जल्दी ही निगम मंडल में नियुक्तियों पर मुहर लग जाएगी। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के भोपाल दौरे के बाद तो ये माना गया कि 1-2 दिन में निगम मंडल की सूची जारी हो जाएगी, लेकिन एक बार फिर पूरी मुहिम ठंडे बस्ते में चली गई है। अब पुनर्वास की बाट जो रहे नेताओं के मन में सवाल उठने लगे हैं कि आखिर क्यों सूची बाहर नहीं आ पा रही है। दरअसल संगठन के सामने बीजेपी नेताओं और सिंधिया समर्थकों में समायोजन बैठाना चुनौती है। मनपसंद निगम मंडल को लेकर भी खींचतान होती है। राजनीतिक वर्चस्व के कारण भी कई बार आपसी सहमति नहीं बन पाती है। निगम मंडल नियुक्ति हो या फिर बीजेपी संगठन में बची हुई नियुक्ति, संगठन और सरकार कोई चूक नहीं करना चाहती है। मोर्चा प्रकोष्ठ और जो मीडिया की आप बात कर रहे हैं ये भी जल्दी आ जाएगा। मुझे लगता है कि उसमें बात ज़्यादा देर नहीं लगेगी। कभी कभी थोड़ा सोचना पड़ता है, सोच करके कुछ ठीक चीज़ें बनती हैं, तो वो भी जल्दी आ जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल दौरे के दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर चुके हैं। मुख्यमंत्री निवास में जिस तरह से पुनर्वास का इंतजार कर रहे नेताओं के काफिले के साथ सिंधिया की एंट्री हुई थी, उससे लगा था कि इस बार ये मीटिंग किसी नतीजे पर पहुंचेगी। इस देरी पर कांग्रेस कहती है कि सिंधिया को अपने समर्थकों को समायोजित करने के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है। जिन लोगों ने सरकार ही इस आधार पर बनाई है कि मलाई में किसका कितना हिस्सा होगा, तो वहाँ पे ये तो संघर्ष चलेगा ही कि निगमों पर भी किसका कितना कब्जा होगा। अब भारतीय जनता पार्टी का यही आदर्श सिद्धांत है, ये सबको पता है। तो ये लूटमार की जो थ्योरी है, इस पर अभी घर घर द्वारे द्वारे देना पड़ेगी दस्तक, और तब जाके मलाई के बंटवारा होगा। प्रदेश कार्य समिति की बैठक 23 जून को होना है, लिहाजा संगठन उससे पहले ही तमाम नियुक्तियां कर देगा। लेकिन निगम मंडल की नियुक्तियों को लेकर फिलहाल सस्पेंस बरकरार है। ये कयास लग रहे हैं कि सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के केंद्र में मंत्री बनने के बाद निगम मंडल की सूची जारी हो सकती है। जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। बीजेपी की सियासत से जुड़ी इस खबर के बाद अब चलिए राजनीति की जो दूसरा ध्रुव है मध्य प्रदेश का, कांग्रेस, उसकी सियासत के एक अहम पहलू को टटोलने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष मांडवी चौहान के निधन के बाद से ये पद खाली पड़ा है। लेकिन इधर जैसे ही पार्टी ने मिशन 2023 को लेकर हलचल शुरू की है, महिला अध्यक्ष पद को लेकर भी जोर आजमाइश तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में करीब आधा दर्जन से ज्यादा दावेदारों ने अपनी दावेदारी को मजबूत करने के लिए पींगे भरना आरंभ कर दिया है। देख लीजिए क्या कह रही है हमारी ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस मिशन 2023 की तैयारियों में जुट गई है, लेकिन कांग्रेस महिला मोर्चे को अब भी अपने नए लीडर का इंतजार है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष के लिए ग्वालियर, चंबल, विंध्य से लेकर मालवा तक के दावेदारों ने दिलचस्पी दिखाई है। दरअसल कोरोना के चलते प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष मांडवी चौहान का निधन हो गया था। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि जल्द ही महिला अध्यक्ष को चुन लिया जाएगा। देखिए, इसका तो मुझे आइडिया नहीं है, या इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे PCC चीफ कमलनाथ जी इसको तय करेंगे, राष्ट्रीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष और कमलनाथ जी मिलकर, कि किनको इस पद का दायित्व देना। एक हमारे बड़ी दुख की बात है कि हमारे बीच में से हमारी बहन जिन्होंने लंबा संघर्ष इसमें किया, वो अब हमारे बीच में नहीं रही। जल्दी आप देखेंगे कि इसमें नियुक्ति इसमें होगी। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के लिए यूथ कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रहीं रश्मि पवार, महिला कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष कविता पांडे, पार्टी प्रवक्ता नूरी खान, विजेता त्रिवेदी, बिंदु डागो, अंजू जायसवाल और अंजू बघेल समेत कई दावेदार जोर आजमाइश कर रहे हैं। हालांकि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन बीजेपी इस पर तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि पार्टी का तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अंतरिम है, MP में भी दिल्ली जैसे हालात हैं। इनकी तो पूरी पार्टी ही अलोकतांत्रिक ढंग से चलती है। चुनाव संगठन के आंतरिक तौर पर होते नहीं हैं, बढ़ते रहते हैं और अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष अडॉप्ट पर हैं। लोकतांत्रिक ढंग से कांग्रेस पार्टी चलती नहीं, और इसीलिए महिला कांग्रेस अध्यक्ष का चयन भी इसी ढंग से हो रहा है। यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट का वोटिंग के जरिए चुनाव हुआ था, तो महिला प्रदेश अध्यक्ष का क्यों नहीं? ये स्पष्ट करता है कि गांधी परिवार और कांग्रेस, इनके लिए महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है।
महिलाओं को ये कॉम्पिटिटिव नहीं समझते। महिला अगर चुनकर आएगी तो दिल्ली के दरबार से चुनकर आएगी। महिला प्रदेश अध्यक्ष के लिए कईयों ने दावेदारी ठोकी है, लेकिन महिला कांग्रेस के अध्यक्ष का पद कब और किसके खाते में जाएगा, इसका फैसला एआईसीसी और पीसीसी की सहमति से ही होगा। और नए अध्यक्ष के सामने आधी आबादी को 2023 के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी से जोड़ना भी एक बड़ी चुनौती होगा। कैमरामैन भारत बुंदेला के साथ वासु चौरे, बंसल न्यूज, भोपाल। किसी भी बात का बतंगड़ कैसे बन जाता है, इसका ताज़ा उदाहरण कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी का ट्वीट है। उनके ट्वीट पर यह बहस छिड़ गई है कि इंडिया का जेंडर क्या है, इंडिया स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। दरअसल देश के महान एथलीट मिल्खा सिंह के निधन पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया और श्रद्धांजलि दी उन्हें, मगर वो अपने ट्वीट को लेकर ट्रोलर्स का शिकार हो गए। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा, इंडिया रिमेंबर्स हर। बस फिर क्या था, कुछ लोगों का ये तर्क है कि उन्हें हर की जगह हिज लिखना चाहिए था। ऐसे ऐसे ट्वीट किए गए जिसे हम आपको दिखा भी नहीं सकते। वैसे जानकारों की माने तो किसी भी देश का जेंडर निर्धारित नहीं किया जा सकता। ये उस देश के लोगों पर, उनकी भावनाओं पर निर्भर करता है कि वो अपने देश को किस जेंडर का मानते हैं। वैसे भी अंग्रेजी में अपने देश की ज़मीन को मदरलैंड कहा जाता है, मातृभूमि कहा जाता है। भारत माता को भी अगर हम माने तो भारत माता की बात भी स्त्रीलिंग की तरफ जाती है। हालांकि जर्मनी एक ऐसा देश है जो खुद को फादरलैंड कहलाना पसंद करता है। अब भारत या इंडिया का जेंडर क्या है, इसका कोई निर्धारित नियम तो है नहीं, लेकिन अब जब जेंडर को लेकर ये बहस गर्मा गई है तो इंडिया को लेकर आपको कुछ और बातें बता ही देते हैं। कई विदेशी सितारों ने अपनी बेटियों के नाम इंडिया रखे। पूर्व साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर जॉन्टी रोड्स ने अपनी बेटी का नाम इंडिया रखा है। ब्रिटिश एक्ट्रेस एमा फर्गुसन ने अपनी बेटी का नाम इंडिया फॉक्स ऑन रखा है। हॉलीवुड एक्टर क्रिस हेम्सवर्थ ने भी अपनी बेटी को इंडिया रोज नाम दिया है। ये लिस्ट बहुत लंबी है। ऐसे में ये मान लेना कि राहुल गांधी के ट्वीट में अंग्रेजी की गलती है, ये तो सही नहीं कहा जा सकता। लेकिन बात का बतंगड़ जिसको कहा गया है, तो भैया सोशल मीडिया तो है ही बात का बतंगड़। आपने भी अगर गलती से कभी कोई ऐसी सो कॉल्ड विवादास्पद गलती कर दी है वहाँ, तो फिर तो देखिए सलाह देने वाले कहाँ चूकते हैं। ये तो है ही सर ट्रोलर्स की आर्मी। यहाँ तो फिर जो ट्रोल होता है व्यक्ति की, फिर तो अच्छे अच्छे पनाह मांग लेते हैं। सोचिए 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 कि आपको एक बहुत ज़रूरी मैसेज अपने घर भेजना है, लेकिन व्यस्तता की वजह से आप बार बार इस काम को भूल जाते हैं। लेकिन जब बाद में आप फ़ोन निकालते हैं तो वो मैसेज जिसे आपको घर भेजना था और जिसके बारे में आप सोच रहे थे, वो तो जा चुका है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। हैरान मत होइए, आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी की वजह से आपका दिमाग आपके मोबाइल से लिंक हो जाएगा। इस नई तकनीक में आपका दिमाग और मशीन एक दूसरे के साथ सीधा कनेक्ट होकर बिना कोई कमांड लिए सोचने भर से काम करना शुरू कर देंगे। दरअसल टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क ने यह हैरत अंगेज आइडिया लेकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है। उन्होंने न्यूरालिंक कंपनी की घोषणा भी की है। हालांकि अभी इसका प्रयोग बंदरों पर चल रहा है। एक बंदर के दिमाग में चिप लगाकर इसे परखा जा रहा है। एलन मस्क ने न्यूरालिंक कंपनी की घोषणा करते हुए कहा कि इसका लक्ष्य एक ऐसे न्यूरल इम्प्लांट को विकसित करना है जो इंसानी दिमाग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सिंक्रोनाइज करे। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आगे चलकर इंसान मशीन की मदद से खुद को अपग्रेड कर सकेगा? क्या इंसानी दिमाग कभी कंप्यूटर से जुड़ पाएगा?
और सवाल ये भी है कि मैसेज मेरे सोचने भर से चला गया। अगर मैं किसी के बारे में ख़राब सोच रहा हूँ तो क्या ख़राब मैसेज भी भेज देगा मोबाइल? अगर ऐसा कर देगा तो ये तो पंगा हो जाएगा सर। तो खैर लिंक साहब जो हैं वो इसका ध्यान रखेंगे, ऐसी उम्मीद हम करते हैं। आइए अब आपको दिखाते हैं रियल लाइफ के बजरंगी भाईजान की कहानी, जिन्होंने एक मूक बधिर युवक को उससे परिवार से मिलाने का संकल्प लिया है। ये मूक बधिर व्यक्ति अपने परिवार से बिछड़ गया है और चूंकि ये बोल और सुन नहीं सकता है और जिस तरह की चीज़ें हैं उनमें इसको इसके घर तक पहुंचाना बहुत चुनौती है, लेकिन 8 महीने बाद ये बजरंगी भाईजान सफल हुए। ये बजरंगी भाईजान कोई और नहीं, ब्यावरा पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल कैलाश नायक हैं। मानवता के पुजारी हैं कैलाश जी। पुलिस के लिए हमारे दिमाग में बड़ी अलग अलग छवियां कौंधती हैं, लेकिन बेहिचक साहब पुलिस वाले लाजवाब इंसान होते हैं, बेमिसाल इंसान होते हैं। और कैलाश जी से आपकी मुलाकात तो आपके दिमाग में अगर कोई इसे लेके शको शुबा है तो उसे बिल्कुल हटा देगी। देख लीजिए ये बेहद दिलचस्प स्टोरी। राजगढ़ की इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। एक माँ किस तरह अपने बच्चे को गले लगा रही है। आज इस माँ की खुशी का ठिकाना नहीं है। आज इस माँ के दिल में उतनी ही खुशी है जितनी 14 साल बाद राम के अयोध्या लौटने पर माँ कौशल्या को हुई थी या कृष्ण को हुई थी, जब वर्षों बाद सुदामा उनके द्वार पर आए थे। जी हाँ, यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। दरअसल मूक बधिर अवधेश 8 साल बाद अपने परिवार से मिला है, जो बिहार से लापता हो गया था। 10 साल सर गुजर भागला हो गया लड़का का। अच्छा 10 साल कैसे मिला? ऐसे पुलिस अपना घर पर रखा सर, तो वह फेसबुक पर एथी डाला, फोटो डाला तो हमारा पता चलेगा। तो सर बुलाए तो हम आए। तो इनाम देगा तो गरीब आमदी हम क्या सर दिए दिवाए हैं। बेटे के लौटने पर जितनी खुशी माँ को है उतना ही खुश एक व्यक्ति और है, और बदन पर खाकी को पहने ये कैलाश नायक हैं। और कैलाश ही हैं अवधेश के बजरंगी भाईजान। कैलाश ने ही दिव्यांग अवधेश को उसके घर पहुंचाया है। दरअसल ये मूक बधिर 8 महीने पहले कैलाश को मिला था, लेकिन कैलाश ने जब अवधेश की हालत देखी कि ना तो ये बोल सकता है और ना ही सुन सकता है, तो फिर कैलाश अवधेश को अपने घर ले आए और गजानन नाम भी दे दिया। ये स्टोरी वैसी ही है जैसे फिल्म बजरंगी भाईजान में हुआ था। कैलाश सड़कों पर मूक बधिर अवधेश का फोटो लेकर घूमते और लोगों से पूछते कि क्या आप इन्हें जानते हो। और आज 8 महीने बाद कैलाश ने अवधेश को अपने परिवार से मिला ही दिया। ये 8 महीने से अपने घर पे थे, बस स्टैंड पे मिला था मुझे, और इनका पता मैंने मद्रास अमीर नाड़ू वो जिसके बाद में बिलासपुर सभी को मालूम करा। फिर व्हाट्सएप पे इनका फोटो डाला मैंने, इनका नंबर लेकर इन्हें बताया बेटा मेरा है। ये सब कहते थे, समझ नहीं पाते थे, ये इशारा करते थे, जैसे खाना खाने का इशारा करते थे, खाने का लेते थे, सोने का इशारा करते सोने के। परिवार का एक सदस्य बन चुका था और मुझे दुख भी हो रहा है तो खुशी भी हो रही है। लेकिन कांस्टेबल कैलाश की इस कोशिश को हर कोई सराह रहा है। पुलिस विभाग के अधिकारी भी कैलाश के इस काम की खुले दिल से तारीफ कर रहे हैं। अवधेश करीबन 10 साल से अपने परिवार से बिछड़ा हुआ था, क्योंकि बोल नहीं पाता है, सुन नहीं पाता, लिख पढ़ नहीं पाता है, इस वजह से वो मिल नहीं पा रहा था। कैलाश बहुत खुश है और कैलाश ने उसको जब घर लेकर गया था तो उसने यही प्रयास पूरे टाइम किया कि मैं इसे किसी तरह से अपने घर पर मिलवा सकूं। और हम सब भी बहुत खुश हैं और हम लोग बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हमारे बीच में कैलाश जैसे लोग भी हैं जो अनजान लोगों को मदद के लिए, जो मूक बधिर या बेसहारा है, उनको मदद करने के लिए अपने घर में रखते हैं, अपने परिवार की तरह ट्रीट करते हैं। एक मूक बधिर को अपने घर वालों से मिलाकर कैलाश ने यह साबित कर दिया कि इंसानियत आज भी जिंदा है। भले समय लगा, मेहनत लगी, लेकिन जीत इंसानियत की हुई। 8 महीनों बाद कैलाश सफल हो गए। पंकज शर्मा, बंसल न्यूज, राजगढ़। क्या मिलता है ये करके? एक ऐसी खुशी जिसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। अगर हम इसी खबर को इस तरह दिखाते कि कैलाश की लॉटरी लगी है, उसे 1 करोड़ रुपए मिले हैं, तो आप देखते ज़रूर, लेकिन ठंडी सांस भर के यही कहते, ठीक है भैया, किस्मत अच्छी हो गई, मिल गया 1 करोड़, कितने दिन चलेंगे, मेहनत की कमाई ही फलती है। लेकिन ये वो पूंजी है जिसको राम रतन की तरह
कोई खर्च नहीं कर सकता साहब, और युगों युगों तक कीर्ति अमर रहती है। तो कभी ऐसा मौका आए तो बजरंगी भाईजान बनने से चूकिएगा मत, बिल्कुल मत चूकिएगा। चलिए अगली खबर। आपने फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी तो देखी होगी, नहीं भी देखी होगी तो हम बता देते हैं। अगर फिल्म नहीं देखी तो WWE के मशहूर रेसलर अंडरटेकर का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, वही अंडरटेकर जिनसे मुकाबला करने में अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। उसी अंडरटेकर ने अभिनेता अक्षय कुमार को रियल फाइट का चैलेंज दिया है। दरअसल ये सब अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे भी मज़ेदार कहानी है। खिलाड़ियों का खिलाड़ी के 25 साल पूरे होने पर एक मीम सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हुआ है, जिसमें लिखा है कि अगर आपने अंडरटेकर को हराया है तो हाथ ऊपर करें। इसमें 3 रेसलर्स के साथ ही एक फ़ोटो अक्षय कुमार की भी है। ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हुई, जिस पर अंडरटेकर ने अक्षय कुमार को चैलेंज करते हुए लिखा, हाँ मुझे बता देना कि तुम असली मैच के लिए कब तैयार हो। वहीं अक्षय ने भी अंडरटेकर के चैलेंज का मज़ेदार जवाब देते हुए लिखा, भाई पहले मुझे मेरा इंश्योरेंस तो चेक करने दो, फिर बताता हूँ। अक्षय कुमार अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ये भी कहते हैं कि उन्होंने असली अंडरटेकर से कभी फाइट नहीं की है। तो ये बड़ी दिलचस्प चीज़ें हैं। कई बार सोशल मीडिया के ये जो मजाक होते हैं, जिन्हें हम मीम कहते हैं, ये बड़े दिलचस्प होते हैं। चलिए तो अब मुझे भी दीजिए इजाज़त।